प्रीवियस वीडियो में अपन ने देखा था कि थर्मल रेजिस्टेंस किस तरीके से सीरीज में काम करते हैं और पैरेलल में काम करते हैं। थर्मल रेजिस्टेंस सीरीज में रहेगा तो आर इक्विवेलेंट कितना बनेगा, पैरेलल में आर इक्विवेलेंट कितना बनेगा, और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स अपन ने किए थे जिनमें अपन ने आर इक्विवेलेंट सीरीज और पैरेलल दोनों के लिए अपन कैलकुलेट किए थे। एज वेल एज उसमें अपन ने एक न्यूमेरिकल और देखा था कि अगर मल्टीपल रोड्स हैं और वो एक किसी सिंगल पॉइंट पे अगर कनेक्ट होती है, यानी कि उनका एक कॉमन जंक्शन होता है, तो उस जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा वो भी अपन ने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया। आज अपन देखेंगे कि एक्चुअल में जैसे ये एग्जाम्पल मैंने लास्ट टाइम दिया था आपको प्रैक्टिस के लिए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं फिर अपन कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर भी मल्टीपल रोड है 1, 2 और 3 और तीनों एक कॉमन जंक्शन पे यहाँ मीट कर रही है और इस कॉमन जंक्शन का टेम्परेचर आपसे पूछा था कि कितना होगा। तो मैंने आपको बताया कि मल्टीपल रोड अगर कनेक्ट होती है और उनका सिंगल जंक्शन बनता है तो उसका टेम्परेचर निकालने का क्या तरीका है, तो उस टेम्परेचर को आप मान लो कि ये हायर टेम्परेचर है और बाकी जितने भी पॉइंट हो जाएंगे इसके कंपेरिजन में लोअर टेम्परेचर बन जाएंगे। तो ये हो जाएगा लोअर टेम्परेचर पॉइंट, और हीट जाती है हायर टेम्परेचर पॉइंट से लोअर टेम्परेचर, यानी कि हीट यहाँ से यहाँ जाएगी, हीट यहाँ से यहाँ जाएगी और हीट यहाँ से यहाँ जाएगी। इस तरीके से हीट जाएगी। और ये जो हीट करंट रहेगी इसका नाम दे दो, एक को दे दिया मैंने I1, एक को दे दिया I2 और एक को दे दिया मैंने I3। ठीक है, ये जो टेम्परेचर है ये हायर टेम्परेचर पॉइंट हो गया, ये लोअर टेम्परेचर हो गया, हीट गई हायर टू लोअर। कितनी हीट गई I1, I2 और I3। एक नोड के ऊपर या फिर एक जंक्शन के ऊपर जितनी भी करंट होती है उसका सम जीरो करना है। तो इस जंक्शन पे टोटल कितनी करंट है, I1, I2 और I3, इन तीनों का अपन को सम जीरो के बराबर करना है। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। इन तीनों की वैल्यू अपन पुट करेंगे। हमें पता है कि I1, I2 और I3, तो I क्या है, I हीट करंट है, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट या फिर हीट करंट एक ही बात है, जिसका फॉर्मूला होता है KA डेल्टा T अपॉन L। तो यहाँ पर अपन ने लिखा इसकी वैल्यू KA डेल्टा T अपॉन L। तो पहली रोड के लिए देखते हैं, तो K हमारे पास K गिवन था, A हमारे पास A गिवन था। डेल्टा T की बात करें तो हायर माइनस लोअर, तो हायर क्या हो जाएगा, ये हायर रहेगा यानी कि T, और ये लोअर हो जाएगा। इस टेम्परेचर को मान लो लोअर टेम्परेचर, दैट इज T1। तो हमारे पास, और इसका लोअर टेम्परेचर मान लो T2 और इसका लोअर टेम्परेचर मान लो T3। तो हमारे पास डेल्टा T कितना हो जाएगा, T माइनस T1। ये हमारे पास हो जाएगा T माइनस T1 डिवाइडेड बाई लेंथ कितनी दे रखी है, L। इसके बाद में अपन बात करेंगे K डेल्टा T अपॉन L। K की जगह अपने पास यहाँ पर कितना K दे रखा है, सेकेंड रोड के लिए 2K, A हमारे पास A है और L हमारे पास L है। KA डेल्टा T यानी कि T माइनस T2 डिवाइड बाई L। फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर I3 की वैल्यू। I3 हमारे पास कितना हो जाएगा, KA डेल्टा T अपॉन L, और K कितना है हमारे पास, K हमारे पास है 3K, A हमारे पास A है, और डेल्टा T क्या हो जाएगा, T माइनस T3, दैट इज T माइनस T3, और डिवाइड बाई L आ जाएगा, और L हमारे पास L ही दे रखा था, इज इक्वल टू 0। यहाँ से ध्यान से देखें तो KA अपॉन L कॉमन आ जाएगा सब में से, L इधर जाएगा 0 बन जाएगा, KA नीचे आएगा 0 बन जाएगा। तो ओवरऑल इधर क्या बचेगा, दैट इज T माइनस T1। इधर हमारे पास बचेगा 2 मल्टीप्लाई विथ T माइनस T2। इधर हमारे पास बचेगा 3 मल्टीप्लाई विथ T माइनस T3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अपन को T के फाइंड आउट करना है, तो देखना T माइनस T1 प्लस 2T माइनस 2T2 प्लस 3T माइनस 3T3 इज इक्वल टू 0। T 2T 3T और 3T 6T, ये हमारे पास 6T बन गया, माइनस T1 माइनस 2T2 और माइनस 3T3 इज इक्वल टू 0। ये सारी वैल्यूज उधर जाएगी, तो 6T इज इक्वल टू T1 प्लस 2T2 प्लस 3T3 ये हमारे पास बनेगा, और 6 को डिवाइड कर दूंगा इधर तो हमारे पास T की वैल्यू आ जाएगी। T1, T2 और T3 यानी कि ये वाले जो टेम्परेचर है ये ऑलरेडी आपको गिवन होते हैं, जो भी वैल्यू रहेगी यहाँ पुट करेंगे, डिवाइड बाई 6 करेंगे, आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ जो बनता है व्हीटस्टोन ब्रिज का। जितने भी नीट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में नॉलेज होगी, इसलिए उसको मैं डिस्कस करूँगा नहीं, और व्हीटस्टोन का डायरेक्ट न्यूमेरिकल अपन डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक रोड यहाँ लगी हुई है ये, और एक रोड यहाँ लगी हुई है 2, एक रोड यहाँ लगी हुई है दैट इज़ थर्ड वन, और एक रोड यहाँ लगी हुई है दैट इज़ फोर्थ वन। तो आपको नॉलेज होगी कि ये जो बन रहा है दैट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन चुका है, और एक रोड लग रही है इनके सेंटर में, यहाँ पर ये रोड लग रही है सेंटर में, और यहाँ से अपन को दे रखा है कि ये जो पॉइंट है ये टेम्परेचर हायर है और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो लोअर है, मान लो इस तरीके से।
ये जो रोड है सारी आइडेंटिकल मान लेते हैं, लेकिन इनका के अलग अलग है, यानी कि इन सब का लेंथ L है, एरिया A है, लेकिन इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K2, यहाँ के लिए K3 और यहाँ के लिए K4 और यहाँ के लिए K5 दे रखा है। मान लो ऐसा गिवन है, वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती है। इतना अपन ने देखा, और नो डाउट जो हीट जाएगी वो कहाँ से कहाँ जाएगी, तो नो डाउट हायर टेम्परेचर पॉइंट से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाएगी। तो सबसे पहले ये जो डायग्राम है व्हीटस्टोन ब्रिज का है। व्हीटस्टोन ब्रिज को अपन बैलेंस करते हैं, तो मान लेते हैं कि यहाँ से करंट गई, ये हीट करंट गई, यहाँ से कुछ ऊपर जाएगी कुछ नीचे की तरफ जाएगी। यहाँ पर जो हीट करंट गई उसको नाम दे दिया मैंने T1, और इधर जो हीट करंट जा रही है उसको नाम दे दिया मैंने I1, और इसको नाम दे दिया मैंने I2, और यहाँ से जो टोटल हीट बन रही है उसको नाम दे दिया I। ये हीट करंट I1 गया, ये I2 गया, थोड़ा क्लियर लिखता हूँ यहाँ पे, दैट इज़ I2, और ये K3 था। ध्यान से देखना। अब मुझे पता है कि यहाँ जो I1 हीट करंट पहुँचा है उसका फिर से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या तो नीचे जाएगा और इधर जाएगा, या फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होगा I2 का, ऊपर जाएगा और इधर जाएगा। लेकिन आपको पता है अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो इस पार्ट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होता है, यानी कि ये पूरा का पूरा I1 इधर उतर जाएगा, ये पूरा का पूरा I2 इधर चल जाएगा, और दोनों I1 और I2 मीट करके फिर से I बन जाएंगे फाइनली। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। मान लो आपको ये गिवन है कि बीच में जो रोड लगी हुई है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यानी कि I की वैल्यू जो है वो 0 है मिड के लिए। अगर ये 0 है इसका मतलब क्या हो गया, ब्रिज बैलेंस है, ब्रिज इज बैलेंस, ब्रिज इज बैलेंस्ड, ब्रिज बैलेंस्ड है। ये कंडीशंस ऑलरेडी गिवन होती है, और मोस्टली ये कंडीशन एज इट इज़ आती है कि जो अपनी 5th रोड है मिडिल वाली उसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। अगर उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है इसका मतलब ब्रिज अपना क्या है, बैलेंस है। और अगर ब्रिज बैलेंस होता है तो आपको पता होगा कि इन दोनों का जो रेशियो है वो इन दोनों के बराबर आएगा, यानी कि K1/K2 जो रहेगा वो K3/K4 के बराबर रहेगा, K3/K4। ये इसका डायरेक्ट आंसर बनेगा, ये आपको याद रखना है। इसका प्रूफ भी है, प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन व्हीटस्टोन जिनको आता है उनके लिए प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको पता है कि दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो, यानी कि K1/K2 इज K3/K4। मल्टीपल में बात करें तो अपन बोल सकते हैं K1/K4 इज इक्वल टू K2/K3। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज का किस तरीके से न्यूमेरिकल बनता है। डायरेक्टली आपको याद रखना है, डायरेक्टली फेच करना है कि दिस P/Q R/S होता है, यानी कि दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस होता है। इसको सॉल्व करेंगे, यही पूछता है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। ये प्रीवियस टॉपिक्स के कुछ एग्जाम्पल्स थे, उनको अपन ने कंप्लीट किया। आज अपन चलते हैं रेडिएशन मेथड की तरफ। ये जितने भी एग्जाम्पल थे ये था थर्मल कंडक्शन। ओके, ध्यान दें, हमने स्टार्ट किया था थर्मल ट्रांसमिशन, थर्मल ट्रांसमिशन। और थर्मल ट्रांसमिशन के हमारे पास 3 तरीके थे। एक हमारे पास था कंडक्शन मेथड, एक हमारे पास था कन्वेक्शन मेथड, और एक हमारे पास था रेडिएशन मेथड। इन तीनों में से कंडक्शन मेथड ऑलरेडी अपन स्टडी कर लिया है कि किस तरीके से कंडक्शन मेथड के थ्रू हीट जो है वो हायर टेम्परेचर पॉइंट से लोअर टेम्परेचर पॉइंट पर पहुंचती है, और उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास आया K∆T/L, दैट इज dQ/dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। कन्वेक्शन को एक बार छोड़ते हैं, इस पर न्यूमेरिकल बनते नहीं है। फिर आते हैं रेडिएशन पे कि रेडिएशन के थ्रू किस तरीके से हीट का ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि हायर पॉइंट से लोअर टेम्परेचर पॉइंट पे। इसको अपन समझते हैं तो ध्यान से देखें, इनको इरेज करता हूँ यहाँ पे, और रेडिएशन पे अपन बात करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉडी है और ये हॉट बॉडी है, और ये हॉट बॉडी है, और इसके आसपास ये सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस बॉडी का जो टेम्परेचर है दैट इज़ T, वो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है TS उससे ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं कंडीशन लिखता हूँ कि T इज़ ग्रेटर देन TS, यानी कि इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा है, यानी कि ये हो गई हाई टेम्परेचर पॉइंट और ये हो गया लोअर टेम्परेचर पॉइंट। उस कंडीशन में हीट कहाँ से कहाँ जाएगी,
तो हायर टेम्परेचर पॉइंट से लोअर टेम्परेचर पॉइंट की तरफ जाएगी, यानी कि इस हॉट बॉडी से सराउंडिंग के अंदर रिलीज़ होगी। अब वो रिलीज़ कैसे होती है, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हॉट बॉडी है ये क्या करती है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती है। ये 12th क्लास में जिन बच्चों ने पढ़ चुके हैं उनको पता है कि इसके अंदर एक्सीलरेटिंग चार्ज पैदा होगा, क्योंकि इसमें टेम्परेचर ज़्यादा है, ये हॉट बॉडी है। इस हाई टेम्परेचर की वजह से इसके अंदर जो चार्ज है वो एक्सेलरेट करेंगे, और एक्सेलरेटिंग चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि सर ये हॉट बॉडी है, इसके अंदर जो चार्ज हैं वो एक्सेलरेट करेंगे, यानी कि टेम्परेचर की वजह से इसके अंदर जो चार्ज है वो एक्सेलरेट कर रहे हैं, और एक्सेलरेटिंग चार्ज जो होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएंगे। यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी और वो किधर जाएगी, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाएगी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इधर जाएगी, इधर जाएगी, इस तरीके से। इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अपन क्या बोलते हैं, रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल दो चाहे रेडिएशन बोल दो, एक ही बात है। ये तो था अपना कॉन्सेप्ट के रेडिएशन मेथड के थ्रू किस तरीके से हीट जो होती है वो हायर टेम्परेचर पॉइंट से लोअर टेम्परेचर पॉइंट पे पहुंचती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो हॉट बॉडीज़ होती है उसके अंदर बिकॉज ऑफ द हायर टेम्परेचर क्या होता है कि वहाँ जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उनका टेम्परेचर की वजह से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और वो एक्सेलरेट करना चालू करते हैं। तो एक्सेलरेटिंग चार्ज है, और एक्सेलरेटिंग चार्ज क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाते हैं, रेडिएशंस बनाते हैं। 12th क्लास के बच्चों को अच्छे से पता है। ये रेडिएशन बनाएंगे यहाँ पे, और ये रेडिएशन कहाँ जाएगी, हायर से लोअर यानी कि सराउंडिंग में जाएगी, और इन्हीं रेडिएशन में एनर्जी होती है, हीट एनर्जी। तो हीट कहाँ से कहाँ गई, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ गई बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशन, दैट इज रेडिएशन मेथड। पहले तो ये था कॉन्सेप्ट। अब इससे रिलेटेड कुछ छोटी चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स है यू कैन से, उन टर्म्स को अपन क्लियर करते हैं, उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। पहली चीज़ यहाँ पर बना रहा हूँ मैं और नाम लिख रहा हूँ इसका एमिशन पावर। पहला जो टर्म है वो आपको क्लियर होना चाहिए और उसका नाम है एमिशन पावर। एमिशन पावर को अपन रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ई से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल ई से। एमिशन पावर क्या होता है, ध्यान से देखें। एमिशन पावर का मतलब होता है भैया हीट रेडिएटेड बाय द बॉडी, दैट इज डी क्यू। हीट रेडिएटेड या फिर हीट रिलीज्ड, यू कैन से हीट रिलीज बाय द बॉडी डिवाइड बाई एक्सपोज्ड एरिया, डिवाइड बाई एक्सपोज्ड एरिया मल्टीप्लाई विथ टाइम। ये रहता है एमिशन पावर। ध्यान से समझे, हीट रिलीज्ड बाय हॉट बॉडी डिवाइडेड बाई एरिया, कौन सा, एक्सपोज्ड एरिया, जो एक्सपोज्ड है, जहाँ से हीट निकल रही है, ये चारों डायरेक्शन से निकल रही है, तो पूरा दैट इज एक्सपोज्ड एरिया और उसके साथ में मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, टाइम, कि कितने टाइम तक निकल रही है। ये हमारे पास रहेगा एमिशन पावर। याद रखें, हीट रिलीज डिवाइडेड बाय एक्सपोज्ड एरिया, जहाँ से एक्सपोज हुआ, और टाइम, कितने टाइम तक हुआ। इसके बाद में अपन बात करते हैं एमिशन पावर के बाद में एक टर्म आता है एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर ये क्या चीज़ होती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। इसका मतलब होता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय एनर्जी टोटल जो इंसिडेंट हुई, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय टोटल इंसिडेंट एनर्जी। उसके बाद में हमारे पास आता है एब्जॉर्प्टिव के बाद में रिफ्लेक्टिव पावर। रिफ्लेक्टिव पावर, रिफ्लेक्टिव पावर, रिफ्लेक्टिव पावर को अपन आर लिखते हैं। इसका मतलब होता है एनर्जी रिफ्लेक्टेड, एनर्जी रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय टोटल इंसिडेंट एनर्जी। उसी तरीके से आता है ट्रांसमिटिव पावर। ट्रांसमिटिव पावर, ट्रांसमिटिव पावर को लिखते हैं टी आर, और इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी ट्रांसमिटेड डिवाइडेड बाय टोटल इंसिडेंट एनर्जी। ये हमारे पास रहेंगे। एक्चुअल में ये जो तीन टर्म आए इसके बारे में बता दूं कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आप कोई हीट एनर्जी इंसिडेंट करवाते हो या कोई भी एनर्जी इंसिडेंट करवाते हो, किसी भी बॉडी पर अगर आपने एनर्जी इंसिडेंट करवाई तो उसके साथ क्या होगा, उस एनर्जी का कुछ पार्ट यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ पार्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और कुछ पार्ट यहाँ से अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा। तो जितना एब्जॉर्ब होता है विथ रेस्पेक्ट टू टोटल वो एब्जॉर्प्टिव पावर, जितना रिफ्लेक्ट होता है विथ रेस्पेक्ट टू टोटल वो रिफ्लेक्टिव, और जितना ट्रांसमिट हो जाता है वो ट्रांसमिटिव पावर बनता है। ये तीनों टर्म हो गई। और ये एक एमिशन पावर था जिसमें समझ में आ गया कि जहाँ से एमिशन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज्ड डिवाइडेड बाय एक्सपोज्ड एरिया एंड टाइम।
ये एक अलग से टर्म बना एमिशन पावर। इनकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ, इसके बिहाफ में एक छोटी सी अपन प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ से एक नया टर्म आपके पास बन के आएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक, अच्छा उससे पहले एक और चीज़ आपको समझनी होगी। उस टॉपिक का नाम है फेरीज ब्लैक बॉडी। क्या नाम है? फेरीज ब्लैक बॉडी। फेरीज ब्लैक बॉडी। अब ये क्या चीज़ है? एक्चुअल में फेरी नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक ब्लैक बॉडी डिज़ाइन की। ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी बॉडी जो एनर्जी इंसिडेंट जितनी भी हो रही है उसको कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ले, वापस जाने ही ना दे। जितनी भी एनर्जी किसी बॉडी पर इंसिडेंट हुई और वो टोटल 100% उसने एब्जॉर्ब कर ली, वापस रिफ्लेक्ट नहीं हुई, तो बॉडी क्या होगी? नो डाउट अगर वापस एनर्जी बाहर आई नहीं तो हमारे पास कोई एनर्जी नहीं आएगी, तो हमारे लिए एनर्जी जीरो हो गई, यानी कि हमारे लिए वो बॉडी क्या होगी? वहाँ से कोई लाइट नहीं आ रही, यानी कि वो ब्लैक हो गई। उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। तो जो फेरी थे उन्होंने क्या किया, एक बॉडी डिज़ाइन की, इस तरीके से एक बॉडी बनाई कि उसके अंदर जो अपने लाइट इंसिडेंट करवाई वो कम्प्लीटली अंदर ही रह गई, यानी कि एब्जॉर्ब हो गई, यानी कि 100% एब्जॉर्प्शन हो चुका था। इस तरीके की बॉडी को अपन बोलते हैं ब्लैक बॉडी। फेरी ने बनाई तो बोला फेरीज ब्लैक बॉडी। तो सबसे पहले ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। एक ऐसी बॉडी जिस पे जितनी भी एनर्जी आपने इंसिडेंट करवाई वो 100% वहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगी, वापस नहीं आएगी। तो सोचो जरा ध्यान से कि अगर वापस नहीं आ रही है इसका मतलब क्या हो गया? टोटल वहीं की वहीं एब्जॉर्ब हो गई, यानी कि आपके पास एनर्जी कितनी आई? जीरो, कोई एनर्जी नहीं है। इसका मतलब वहाँ से कोई लाइट आपके पास पहुँची नहीं, यानी कि आपको कैसे दिखाई देगा? कोई एनर्जी आई नहीं, इसका मतलब ब्लैक। तो वो बॉडी क्या हो गई? ब्लैक बॉडी। उसको बोलते हैं फेरीज ब्लैक बॉडी। फेरी ने भी एक बॉडी डिज़ाइन की। यहाँ पर मैं बॉडी बना रही रहा हूँ क्योंकि अपन को ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है। काम की जो चीज़ है फेरीज ब्लैक बॉडी की, वो अपन यहाँ पर फैच आउट करेंगे। मीनिंग मैंने आपको बता दिया। ओके, नेचुरली ऐसी कोई भी बॉडी नहीं है जो 100% परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो, यानी कि नेचुरली कोई भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी हमारे पास नहीं है, यानी कि कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है जो कंप्लीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले। कुछ बॉडीज ऐसी है, एक दो एग्जाम्पल है उनके, जो क्या करती है 99% तक एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन 100% कोई नहीं करती। प्लेटिनम ब्लैक बोलते हैं शायद उसको। तो नेचुरली अगर अपन बात करें तो कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है जो कंप्लीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहलाए। ऐसी कोई बॉडी हमारे पास नहीं है। 99% तक नेचुरली एब्जॉर्ब करने वाली बॉडीज अवेलेबल है। फेरी ने जो बॉडी बनाई वो क्या कर रही है? जितनी भी एनर्जी जा रही है 100% पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर रही है, यानी कि वो बॉडी क्या हो गई? परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो गई कि पूरी की पूरी एनर्जी को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, बाहर आने नहीं दिया। वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो गई फेरीज की। ठीक है, ओके। अब इससे रिलेटेड जो काम की चीज़ें उस पर मैं बात कर रहा हूँ कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, नेचुरल बॉडी है, मान लो नॉर्मल बॉडी है, नॉर्मल, और एक बॉडी मान लो है ब्लैक बॉडी है, फेरी की ब्लैक बॉडी। दो बॉडीज मैंने ली, एक नॉर्मल बॉडी ली, एक फेरीज ब्लैक बॉडी ली। दोनों पे मैंने एनर्जी इंसिडेंट करवाई, इस पे एनर्जी इंसिडेंट करवाई QI और इस पे भी एनर्जी इंसिडेंट करवाई QI। सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं कि ये कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो ब्लैक बॉडी तो क्या है? परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, 100% एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी, वापस जाने नहीं देगी, यानी कि QI है और QI को एब्जॉर्ब कर लेगा। समझना जरा ध्यान से, QI को एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, ये कितनी एब्जॉर्ब करेगा? तो आंसर ये एब्जॉर्ब कितनी करेगा? तो ये एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, दैट इज A इंटू QI। ये करेगा A मल्टीप्लाई विथ QI। अगर ये QI एब्जॉर्ब करता है तो अगर इसके रिलीज करने का टाइम आए मान लो, तो कितनी रिलीज करेगा? वापस QI रिलीज कर पाएगा? करता नहीं है, लेकिन अगर मान लो करे तो ये कितनी करेगा? ये भी A इंटू QI करेगा। ठीक है, ये इतनी रिलीज कर पाएगा। अब मैंने क्या किया, इस बॉडी का एमिशन पावर निकाला, नॉर्मल बॉडी का एमिशन पावर निकाला, इसको NN बोल देते हैं, और मैंने इसको डिवाइड कर दिया एमिशन पावर ऑफ ब्लैक बॉडी से। नॉर्मल बॉडी बटा ब्लैक बॉडी, इसका एमिशन पावर जो आएगा, तो एमिशन पावर का फॉर्मूला क्या आ गया? दैट इज DQ A इंटू T। तो यहाँ लिख दिया DQ यानी कि एनर्जी रिलीज्ड। तो इसकी एनर्जी रिलीज कितनी है? AQI डिवाइडेड बाई एरिया मल्टीप्लाई विथ टाइम।
उसी तरीके से एमिशन पावर अपन ने लिया ब्लैक बॉडी का, एनर्जी रिलीज्ड, कितनी एनर्जी रिलीज की, QI डिवाइडेड बाई सेम आइडेंटिकल बॉडीज है, वही एरिया वही टाइम, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, QI भी कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आएगा A। ये जो रेशियो आया दैट इज एमिशन पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू एमिशन पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, जो कि हमारे पास A आया है, इस रेशियो को अपन बोलते हैं एमिसिविटी। इस रेशियो को क्या बोला जाता है, एमिसिविटी। कई बार इसके बारे में पूछा जाता है कि एमिसिविटी क्या होती है। यहाँ से डिफाइन करेंगे, दैट इज द रेशियो ऑफ एमिशन पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू एमिशन पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। इस रेशियो को अपन एमिसिविटी बोलते हैं। और एमिसिविटी किसके बराबर आ रही है, इस रेशियो का मतलब हो गया एमिसिविटी, और ये कितनी है, A के बराबर, यानी कि इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर के बराबर, नॉर्मल बॉडी की एब्जॉर्प्टिव पावर के बराबर। यहीं से किरचॉफ के रूल्स बनते हैं, जिन पे अपन डिटेल में नहीं जाएंगे। आई होप के जितने भी टर्म्स हैं ये आपको समझ में आए होंगे। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा ये थ्योरेटिकल वीडियो था, इसमें कोई न्यूमेरिकल अपन ने डिस्कस नहीं किया। इसके बाद का जो वीडियो हमारे पास आएगा वो न्यूमेरिकल पार्ट से बिलोंग करता हुआ आएगा। थैंक यू।